हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति। लास्ट टाइम हमने किया था समाज मनोविज्ञान का परिचय। समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं? सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना समाज मनोविज्ञान कहलाता है। आज है समाज मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज़ ए साइंस। समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है। समाज मनोविज्ञान को एक विज्ञान माना गया है। जब भी किसी विषय के अध्ययन की सभी विधियां वैज्ञानिक होती है तो उस विषय को विज्ञान कहा जा सकता है। समाज मनोविज्ञान की भी विधियां जो है वो वैज्ञानिक है। इट्स नेचर इज़ साइंटिफिक। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। It studies the social aspects of human behavior through scientific method। यह समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों के सामाजिक पक्षों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के थ्रू करता है। वैज्ञानिक विधियाँ: एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, साइकोमेट्रिक मेथड, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, इंटरव्यू। ये सभी क्या हैं? वैज्ञानिक विधियां हैं जिनके द्वारा हम सामाजिक परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी साइंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक होती हैं। समाज मनोविज्ञान को विज्ञान कहा गया है, उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, वेरीफिएबिलिटी, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का होना किसी भी विज्ञान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रामाणिकता किसे कहा जाता है? जितनी बार भी हमें जांच की जाए एक जैसे ही परिणाम प्राप्त हो तो वह क्या कहलाता है? प्रामाणिकता। यदि हमने कोई प्रयोग किया है, उस प्रयोग को यदि हम दोबारा करते हैं, यानी कि किसी प्रयोग के द्वारा किसी भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हमने किसी ग्रुप का, किसी व्यक्ति के व्यवहारों का सामाजिक परिस्थितियों में अध्ययन किया, एक रिजल्ट प्राप्त किया, उस रिजल्ट को दोबारा से उसकी प्रामाणिकता जांच करने के लिए सेम ग्रुप पे जब हम दोबारा प्रयोग करते हैं तो हमें एक जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वह विधि या वह जो प्रयोग है प्रामाणिक कहलाता है। समाज मनोविज्ञान जो है वो इस शर्त को पूरा करता है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिविटी। विज्ञान के अंदर जितना भी डाटा या जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक होने के लिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरी होती है। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ विषय सामग्री की सबसे बड़ी पहचान यही है कि बार बार अध्ययन करने पर व्यक्ति या अध्ययनकर्ता जो है वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। हम कितनी बार भी उस व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन करें सेम सिचुएशंस के अंदर, परंतु हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह वस्तुनिष्ठता कहलाती है। इसमें अध्ययनकर्ता की स्वयं की मनोवृत्तियाँ, यानी कि जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसके एटीट्यूड का मिलने वाले परिणाम पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मैदान में खेल रहे बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि जब वो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो वो कैसी क्रिया करते हैं। उस दौरान हमें उसके जिन जिन व्यवहारों का अध्ययन करना है हम उनको नोट करते हैं। उस दौरान हम अपनी अभिवृत्ति कि इस समय इसे ऐसा करना चाहिए या इस समय इसे ऐसी क्रिया करनी चाहिए, इन चीज़ों को उसके अंदर नोट नहीं करते हैं। हमें जैसा दिखाई देता है वैसे का वैसे यदि हम उसमें लिख कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह ऑब्जेक्टिविटी होता है, यानी कि हमारी परसेप्शन, हमारी एटीट्यूड, हमारा नज़रिया का प्रभाव रिजल्ट पर या ऑब्जर्वेशन पर नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड आता है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए उसकी तीसरी विशेषता है पावर ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की शक्ति। जो भी प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता के अतिरिक्त वैज्ञानिक विषयों में भविष्यवाणी की शक्ति या योग्यता भी होती है। किसी समूह के व्यवहार का अध्ययन करके उसके परिणामों के आधार पर हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह समूह भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। आप वही सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं टीम का। कोई टीम खेल रही है,
वो टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। हमने एक बार देखा, 2 बार देखा, बार-बार देखा, हमें उसकी वेरिफिएबिलिटी हो गई कि यह अच्छा खेलती है और इसके सभी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, यह बार-बार जीत रही है, तो उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि इस टूर्नामेंट में यह टीम विजेता रहेगी। इसी तरीके से हम अन्य सामाजिक व्यवहार या समाज की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका हल करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर, यानी कि प्रमाणिकता वस्तुनिष्ठता के आधार पर भविष्यवाणी की शक्ति भी रखते हैं। हम रिजल्ट के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति, ग्रुप, समाज कैसे कार्य करेगा। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता। वैज्ञानिक विषयों में जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वे सभी सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब है कि जो समाज मनोविज्ञान में समस्याओं का समाधान करने के लिए या प्रयोग करने के लिए जिन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है वो सभी जगह किया जाता है। एक स्कूल में भी, कॉलेज में भी, अन्य संस्थाओं में भी, अन्य देशों में भी, सभी जगह पर जैसे जो वैज्ञानिक विधियां मैंने बताई थी, ऑब्जर्वेशन मेथड है, सोशियोमेट्रिक मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इंटरव्यू है, रेटिंग स्केल्स हैं, इन सब का प्रयोग जो है वो सभी जगह पर किया जाता है, देश विदेश, अन्य स्कूल, कॉलेजेस, संस्थाओं। इसीलिए उसमें सार्वभौमिकता का भी गुण होता है। उसके बाद कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एक तो साइंटिफिक है समाज मनोविज्ञान की प्रकृति, दूसरा आता है फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल। समाज मनोविज्ञान इंडिविजुअल पर फोकस करता है। इंडिविजुअल डू नॉट लाइव आइसोलेशन फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कोई भी व्यक्ति जो है वो समाज और संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, वो उनसे अलग होकर भी नहीं रह सकता है। Social psychology focuses on understanding the factors that shape the thoughts and actions on an individual in social settings. समाज मनोविज्ञान जो है वो उन फैक्टर्स को समझने का प्रयास करता है जो इंडिविजुअल्स को सोशल सेटिंग के अंदर उसके विचार और उसकी क्रियाओं को एक रूप प्रदान करता है। It makes it different from sociology in which we study as a whole. यही जो है वो समाज मनोविज्ञान को सोशियोलॉजी से अलग करता है कि इसके अंदर हम व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन करते हैं, समाज में क्या क्या चीज़ें हैं, समाज कैसे कार्य करता उसका अध्ययन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सीक्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स। इसके अंदर हम उन कारणों को भी समझते हैं कि वो जो सामाजिक व्यवहार और विचार हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। सोशल साइकोलॉजी आर इंटरेस्टेड टू नो द कॉजेज फैक्टर्स विच शेप आवर सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स। समाज मनोविज्ञान इस चीज़ में भी रुचि रखता है कि जो हमारे सामाजिक व्यवहार और विचार हैं वो किस कारण उनको रूप मिलता है, कैसे वो उत्पन्न होते हैं। दीज आर एज फॉलोज। कुछ हैं जैसे नंबर 1, एक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर पर्सन। दूसरे व्यक्तियों की क्रिया और उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी हमें व्यवहार और हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। एक्शंस एंड फीचर्स ऑफ अदर हैव एन इफेक्ट ऑन आवर बिहेवियर एंड थॉट्स। दूसरे व्यक्तियों द्वारा की गई क्रियाएं और उनके फीचर्स भी हमें हमारे व्यवहारों और विचारों को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम थिएटर के अंदर बैठकर मूवी देख रहे हैं, उस दौरान एक व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर बात करता है तो वी विल फील एनॉयड। हम बहुत ही ऑड, अजीब सा और गुस्से वाला सा फील करते हैं। किसी भी व्यक्ति की अपीयरेंस, इसी के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति की अपीयरेंस दिखाई देने में और उस व्यक्ति, ग्रुप, वस्तु, कोई भी चीज़ है सामाजिक पक्ष के अंदर उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखाई देती है, उसकी कुछ विशेषताएं भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अट्रैक्टिव पर्सन के प्रति हमारा व्यवहार अलग होता है बजाय कि जो कम अट्रैक्टिव होता है। दिखने में सुंदर व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार
अलग है, उससे बात करने का तरीका हमारा अलग है, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हमें पसंद आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति गरीब सा है, दिखने में सुंदर नहीं है, उसके प्रति हमारा व्यवहार अलग है। छोटे बच्चे के साथ हमारा व्यवहार और विचार अलग है बजाय कि बड़े व्यक्ति के साथ। सेकंड, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सोशल कॉग्निशन। व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञान के द्वारा। कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैव ए क्रूशियल रोल इन सोशल बिहेवियर। कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो हमारे सामाजिक व्यवहार में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक सेंस ऑफ आउटर वर्ल्ड। हम हमेशा बाहरी वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं, हाँ, उनसे कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं। इट लीड्स टू अ सोशल कॉग्निशन टू थिंक लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट अदर पर्सन। यह हमें दूसरों के प्रति गहराई से सोचने के लिए उत्तेजित करता है कि व्हेन, हाउ एंड व्हाई दे रिएक्ट एक्सेट्रा, कि उन्होंने कब, कैसे और क्यों इस तरीके से रिएक्ट किया। आवर रिएक्शंस डिपेंड ऑन आवर मेमोरी। हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी हमारी प्रतिक्रियाएं होती है, वो सभी हमारी मेमोरी पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, if a friend for whom we are waiting come late and says that there was traffic on the road, एक व्यक्ति, एक हमारा दोस्त जिसका हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वह ऑलरेडी लेट हो चुका है और वह पहुँचने के बाद कहता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। देन ऑन द बेसिस ऑफ अवर मेमोरी, हम अपनी याददाश्त के आधार पर उसकी आदत के बारे में सोचते हैं, कॉग्निशंस का यूज़ करते हैं कि उसके बारे में सोचते हैं कि क्या इसकी हैबिट है लेट आने की, या वो पंचुअल है, आज किसी ट्रैफिक जाम के कारण वो लेट हो गया है। इट्स ए कॉग्निशन। यह भी हमारे व्यवहार और थॉट्स को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। कुछ वातावरणीय चर या कारक भी ऐसे होते हैं जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं, हमारी प्रतिक्रियाओं में चेंजेस लाते हैं, हमारे थॉट्स को भी प्रभावित करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर। जो बाहरी वातावरण है वह भी हमारे भावों को, विचारों को और व्यवहारों को प्रभावित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम जो होता है उसमें हम ज़्यादा इरिटेट और अग्रेसिव होते हैं। मान लो आप किसी जगह सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है आज इन्वायरमेंट के अंदर, भीड़ में आप खड़े हैं, आपके आसपास लोग टच हो रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, तो आपको ज़्यादा गुस्सा आता है बजाय कि कूल और कंफर्टेबल जोन के या वेदर के। नेक्स्ट आता है कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। Culture refer to the system of shared meaning, perception, beliefs, norms held by the persons of the same group. कल्चर किसको रेफ़र करता है? एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम किन चीज़ों के मतलब को शेयर करते हैं, हमारी कुछ परसेप्शंस होती हैं, विश्वास होते हैं, हमारे कुछ नॉर्म्स होते हैं। हर संस्कृति के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, और किसके द्वारा बनाए गए? सेम ग्रुप के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हिंदू हैं, उनके कुछ अपने रीति रिवाज हैं, उस संस्कृति के कुछ नियम्स हैं, कुछ विश्वास हैं। ऐसे ही सिख हैं, उनके कुछ अपने नियम हैं, कुछ अपने बिलीव्स हैं, वो गुरुद्वारे में जाएंगे, सेवा करेंगे। उसी तरीके से हिंदू मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, अन्य लोगों से कैसे बातचीत करता है, हमारे त्यौहार हैं उनको हम कैसे परसीव करते हैं, उनसे हमारे एटीट्यूड, हमारी फीलिंग्स भी प्रभावित होती हैं, उनके प्रति हमारे विचार अलग अलग होते हैं। ये सब भी हमारे व्यवहार, सामाजिक व्यवहार और थॉट्स को प्रभावित करते हैं। ये थे, अब हमारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ कॉजेज एंड इफ़ेक्ट। सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर हम कारण और प्रभावों को एनालाइज करते हैं कि कोई भी क्रिया हुई है, कोई भी व्यवहार हुआ है या कोई भी घटना घटित हुई है तो उसका कारण क्या है और उस घटना के घटित होने से कितना प्रभावित हुआ है। चूँकि इस मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं, अतः इसमें कारण और प्रभावों की व्याख्या
की जाती है। समाज मनोविज्ञान में घटनाओं के घटित होने के कारणों को भी ढूंढा जाता है कि कोई घटना किस कारण से घटित हुई है और उसके घटने से उनके परिणाम से और प्रभावों की व्याख्या भी की जाती कि उससे क्या प्रभाव पड़ा है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर। यहाँ पे अलग अलग लेवल के ऊपर सामाजिक व्यवहार को एनालाइज किया जाता है। नंबर 1, इंडिविजुअल लेवल। एक व्यक्ति जब अकेला है तो उसके व्यवहार उसके किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, उसकी नीड से, उसके बिलीफ से, उसके मोटिव से। इंटरपर्सनल लेवल। इंटरपर्सनल लेवल जब हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरपर्सनल लेना देना की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर दो व्यक्ति होते हैं, वो आपस में कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती, यदि वो करेगा तो मैं भी करूँगा, एक दूसरे से उसके व्यवहार प्रभावित होते हैं। ग्रुप लेवल पर व्यक्ति के व्यवहारों और विचारों को अध्ययन करना कि आप एक ग्रुप में हो, यानी कि एक टीम का हिस्सा हो। आप स्पोर्ट्स में हो, आप टीम में हो, एक टीम के विचारों को ना चाहते हुए भी कई बार उनकी टेक्निक्स को, उनके विचारों को हम फॉलो करते हैं, तो उस समय आपके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इंटर ग्रुप लेवल, ग्रुप के अंदर आपके आपस में विचार जो क्या थे, एक व्यक्ति का कुछ है, एक कहता है कि हमें किस तरीके से खेलना चाहिए, दूसरा कहता है किस तरीके से खेलना चाहिए, तीसरा कहता है किस तरीके से खेलना चाहिए। इंटर ग्रुप जब होता है, एक टीम के सामने दूसरी टीम होती है, तो आपस में अगर हमारे विचार नहीं भी मिल रहे तो भी हम एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो उस दौरान आपके व्यवहारों का अध्ययन। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कम्युनिटी लेवल, सोसाइटी लेवल, समाज में जहाँ आप रह रहे हो, आस पड़ोस है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज का माहौल है, क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका समाज है जहाँ आप रहते हैं, उसमें आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे प्रतिक्रियाएं करते हैं। इंटरनेशनल लेवल, लास्ट हमारा आता है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी का पॉइंट। डाटा ऑफ सोशल साइकोलॉजी कैन बी वेरीफाइड। जो भी हम प्रयोग करके समाज मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा को हम वेरीफाइड यानी कि प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि सही है या गलत है। आज मैंने कोई प्रयोग किया, मान लो मैंने सोशियोमेट्रिक मेथड प्रयोग करके एक प्रयोग किया जिसमें मैंने एक व्यक्ति आइसोलेट निकला और एक व्यक्ति हीरो निकला। उसके बाद अन्य व्यक्ति भी सेम ग्रुप पे उसको वेरीफाई करना चाहता है कि इसके द्वारा किया गया प्रयोग कितना वेरीफाइड है या नहीं है। यदि वो उसको परंतु उसको वो डाटा को वेरीफाई करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना जरूरी होता है। परंतु समाज मनोविज्ञान का नेचर जिसके अंदर हम डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर कर। कंक्लूजन निकलता है कि जो सोशल साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक, समाज मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए यानी कि सामाजिक पक्ष के अंदर व्यक्ति के व्यवहार और उसके विचारों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए जिन जिन विशेषताओं या शर्तों की आवश्यकता होती है, समाज मनोविज्ञान उन पर खरा उतरता है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।